इलीगल माइनिंग को पूरी इजाज़त दी है, पूरी छूट है। मैं नाम नहीं लेना चाहती उन पॉलिटिशियंस का या उस लीडर का जिसके रिश्तेदार इसमें इन्वॉल्व है, जो इलीगल माइनिंग का इस वक्त हफ्ता वसूल करते हैं और उसको खुली छूट दी गई है। और वो ब्लैकमेल भी करते हैं कि भाई आप हमारा इतना दे दो तो हम आपको माइनिंग करने देंगे। तो मेरी वज़ीर आला साहब से गुजारिश है कि आप इस चीज़ को देख लीजिए कि इससे आपकी सरकार की भी बदनामी होती है, क्योंकि जब से आपने माइनिंग को बैन करने के नाम पे कि हमने माइनिंग बैन कर दी, आपने माइनिंग बैन नहीं की, आपने इलीगल माइनिंग को बैन नहीं किया। वो चल रही है और दिन दहाड़े चलती है और उससे बहुत सारा जो है मटेरियल निकाला जा रहा है और उससे आप ही के लोग और दूसरी जमातों के लोग उनसे पैसा जमा कर रहे हैं। इसको बंद कर लीजिए और जिनका ऑक्शन से जिन्होंने इसका टेंडर लिया हुआ है उनकी क्लियरेंस कर दे के उनको माइनिंग की इजाज़त दे दीजिए। और हमने एक रेजोल्यूशन ये भी लाया था कि वन टाइम माफ़ी मिलनी चाहिए जो गरीब लोग हैं। बिजली फ़ीस किसी के जो 2000 आने थे या 1500 महीने का था तो उनकी लाखों में इस वक्त बिजली फ़ीस है, कमर टूट गई है लोगों की। हालांकि सरकार ने कहा था हम फ्री बिजली 200 यूनिट देंगे, वो तो नहीं दिए, मगर जो बिजली फ़ीस है हमने रेजोल्यूशन लाया था इसको वन टाइम माफ़ी देना चाहिए, पर उसको भी नहीं उठाया। बाकी आप इसके अलावा कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मैम, रामवन करोड़ बस से लेकर रामवन करोड़ बस से पहले एडवाइजरी जारी हुई थी, आपने खुद ही कहा कि ये स्ट्रेच NH-44 का रामवन बानी हल्का काफ़ी सेंसिटिव है, बहुत कटिंग हुई है, फिर भी इतने लोग क्यों पाए गए? क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है कि लोगों को फिर भी छोड़ दिया गया? क्योंकि नहीं, ये तो मेरे ख्याल में ये जब इसमें जो मौसम की जो वेदर का जो फोरकास्ट है इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और लोगों को रोका जाना चाहिए कि आप इसको क्रॉस मत करो। क्योंकि अगर पहले लोगों को रोका गया होता और ये वेदर फोरकास्ट भी था कि 3-4 दिन बड़ा मौसम ख़राब रहेगा तो शायद लोग ना निकलते और लोगों की जानें भी नहीं जाती। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ सरकार की इसमें गफलत है, इसमें उनकी इंडिफरेंस है कि उन्होंने लोगों को क्यों नहीं रोका इस रोड पे ट्रैवल करने से। और इसमें एक और बात, एक बात जो नेशनल हाईवे पे इस वक्त हुआ, मैं समझती हूँ उससे और ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि मुगल रोड का जो टनल है वो जल्द अज जल्द बनना चाहिए ताकि हमारे पास इस रोड पे इतना दबाव ना हो, दोनों रोड साथ साथ चलते रहें और लोगों को आसानी हो जाए। सॉरी, जाने का मामला सामने आया, जिस हवाले से नौशहरा पुलिस ने एक मामला भी जो दर्ज किया, किस तरह से देखते हैं आपके द्वारा भी इस पर ट्वीट किया गया था? वो लियाकत, प्रोफेसर लियाकत, मैंने ऑलरेडी उसके बारे में आपको जैसे खुद ही कहा, मैंने बात की और मुझे खुशी है उसमें एक्शन हुआ, एक इंक्वायरी हुई। क्योंकि ये जो दूर दराज इलाके हैं इनमें जब इस किस्म के हादसे होते हैं, पिटाई होती तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो जब मैंने इसके ऊपर ट्वीट किया तो मुझे खुशी है कि आर्मी ने उसमें तुरंत एक्शन लिया और FIR भी दर्ज हुई। पहाड़ों को खोखला किया जा रहा है, ये कुदरती आपदा उसी के तहत भी हो रही है क्या? ये तो बहुत बड़ी वजह है। देखिए ना, अभी आप उत्तराखंड में देखिए हर साल कुछ ना कुछ होता है। क्यों? क्योंकि हमने जंगल, पहाड़, हमको अगर टनल बनाना कहीं ज़रूरी है, जैसे आप सर्दियों गर्मियों में किसी रीजन को जोड़ना चाहते हैं, मैं समझती हूँ मुगल रोड टनल बनाना ज़रूरी है, गुरेज का टनल बनाना ज़रूरी है, कुपवारा का टनल बनाना ज़रूरी है, मगर जिस तरह यहाँ से किश्तवाड़ का, मगर एक यहाँ से कश्मीर तक सिर्फ इसलिए टनल बनाए जाएं कि ताकि बहुत जल्दी हो जाए। पहाड़, जंगल, इतने हमारे छोटे छोटे चश्मे वो ख़त्म करके टनल निकाले गए, उसका ये नतीजा है कि ये स्ट्रेच बहुत ही ज़्यादा जो है खतरनाक बन गया है लोगों के लिए। तो मुझे लगता है हमें एनवायरनमेंट की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मैम, एयर ने कहा कि फारूक साहब को पता था, उन्होंने ये भी कहा कि हम इसको हेल्प कर सकते थे 370 अगर हटाना है, इसको किस तरह उसके साथ जोड़ रहा हूँ। उमर साहब ने सिर्फ PDP पे टारगेट किया, उन्होंने कहा कि PDP महबूबा जी को आपका नाम लेकर उन्होंने कहा कि उनको रिमाइंड करना चाहिए कि दौलत साहब ने आपके बारे में, आपके वालिद साहब के बारे में क्या बोला था, क्या उसको वो? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारी दुनिया जानती है दुल्हन साहब अब्दुल्ला फैमिली के बहुत ही ज़्यादा हमदर्द और दोस्त हैं। और आज जो उन्होंने बात कही कि फारूक साहब ने कहा कि मुझे BJP वालों ने क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं लिया,
इतनी फौज लगाने की क्या ज़रूरत थी कश्मीर में? अगर मुझसे मशवरा किया होता तो मैं असेंबली के ज़रिए 370 ख़त्म करने में उनकी मदद करता। ये दुलत साहब ने किसी बग़ज़ यजीद नहीं कहा, फारूक साहब को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कहा, बल्कि हमदर्दी की वजह से कहा, क्योंकि वो चाहते हैं किसी तरीके से फारूक साहब और बीजेपी के रिश्ते हमवार हो जाएं। और बीजेपी, ये जो फारूक साहब है, ही शुड बी इन द गुड बुक्स ऑफ बीजेपी, ताकि आपस में ये मिल के चलें। तो जो आप उमर साहब कहते हैं, मुफ्ती साहब, वो बड़ी छोटी छोटी बातें कही उन्होंने, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। 370 के लिए फारूक साहब का ये कहना है कि मैं बीजेपी की मदद करने के लिए तैयार था, वो भी असेंबली के ज़रिए, ये बहुत बड़ा मसला है। इस मसले पे फारूक साहब को, लोगों को सफाई देनी चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सफाई देनी चाहिए, क्योंकि ये उस बात की तरफ इशारा करते हैं कि 3 अगस्त को फारूक साहब और उमर साहब प्राइम मिनिस्टर के पास क्या कर रहे थे, वहाँ क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने किसी को नहीं बताया वहाँ क्या हुआ। या उससे पहले 2014 जिस वक्त पीडीपी और बीजेपी की बात चल रही थी आपस में, उस वक्त देवेंद्र रैना जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा एक बार नहीं 4 बार उमर साहब और वो दिल्ली गए बीजेपी लीडरशिप से मिलने के लिए, ये कहने के लिए कि आप पीडीपी के पीछे क्यों पड़े हो, हम बिला शर्त व शुरूत बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं ये कड़ी तो मिलती है। अगर वो कहते हैं कि सरकार तो आपने बनाई, और वो कहते हैं कि आरएसएस बीजेपी को जम्मू कश्मीर में स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको एक मौका देने के लिए, तो पीडीपी सबसे बड़ा इल्ज़ाम बीजेपी पे क्या है कि वो 370